नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक बड़ी जानकारी। मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। जानकारी दे दें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और इसी को लेकर बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विज्ञान भवन में कार्यक्रम, मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी, और ये जानकारी कि राष्ट्रपति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मानवाधिकारों के लिए एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान पर इस दौरान जोर भी दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर बुकिंग एक चुनौती है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। बच्चों में हो रहे तनाव को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन नजर आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वह शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया, कई बातों का जिक्र किया। एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मानवाधिकारों के लिए एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान पर भी जोर दिया। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है, वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। नई दिशाएं, द एनएचआरसी इंग्लिश जर्नल एंड ए compendium of its advisories. These publications reflect the Commission's dedication to advising human rights discourse and fostering greater awareness. देवियों और स्वजनों, भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारियों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते एक और बड़ी जानकारी। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर बड़ी रार छिड़ चुकी है। राजद प्रमुख लालू यादव ने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी को दिया जाना चाहिए गठबंधन का नेतृत्व। हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। और इस दौरान विपक्षी गठबंधन में जो रार है वो छिड़ गई है। बीते दिन हमने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत उन्होंने की और इसको लेकर और एक कदम आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपना जो बयान है वो दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है, ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के काफी मायने हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार जल्दी से सुनवाते हैं। अच्छा जा रहा है, तब तो मैन सेकने जा रहा है। हाँ, बनाएंगे हम लोग। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक।
तो देखिए, बीते दिन विपक्षी गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि गठबंधन की शुरुआत उन्होंने की और इसका जो नेतृत्व है अब उन्हें दिया जाना चाहिए। और इसी को लेकर आज लालू प्रसाद यादव का जो बड़ा रिएक्शन है, बड़ा जो बयान है और बड़ी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का जो नेतृत्व है, गठबंधन की जो कमान है वो ममता बनर्जी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है और 2025 में सरकार बनाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से ममता बनर्जी के बयान के बाद ये बयान दिया है उसके काफी मायने हैं। देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन की तस्वीरें यहां से किस हद तक बदलती हुई नजर आएगी। लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ और जो बयान है वो सामने आएंगे। क्या विपक्षी गठबंधन के एक एक जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होंगे, उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या जिस तरह से ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया और बीते दिन भी गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं जो छिटपुट जो शिकायतें हैं वो नजर आई थी। अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी, दिल्ली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा है कि ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन नाकाम हो गया। देश में भाजपा के विरोध में लड़ाई ठीक से नहीं हो रही है। ममता दीदी को अगर नेतृत्व दे देते हैं तो अच्छा होगा। आज देश में जितने नेता हैं उनमें सबसे अग्रणी नेता ममता बनर्जी हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। वे जानती है कि कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। टीएमसी नेता है कल्याण बनर्जी और उन्होंने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया, उनके बयान का समर्थन किया है कि गठबंधन की जो कमान है वो ममता बनर्जी को सौंपनी चाहिए। और यहां से ये जो बड़ा बयान है वो अपने आप में, अब देखिए टीएमसी के जो नेता है कल्याण बनर्जी, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। दीदी के लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक चले और 2025 में एक बार फिर से सरकार बने। देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ये बात कोई डिनाई नहीं करना सकता है। उन्होंने जानता है कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरत है। हम फिर एक बात बोल रहे हैं, देश में कोई लीडर नहीं है जो ममता दी का जो पास्ट हिस्ट्री है लड़ाई करने के लिए उसका नजदीक भी आए। तो दिल्ली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन नाकाम हो गया है। देश में भाजपा के विरोध में लड़ाई ठीक से नहीं हो रही है। ममता को अगर नेतृत्व देते हैं तो अच्छा होगा। चलिए सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। हर साल मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इन्वेस्टर्स के साथ करेंगे बातचीत। हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र भाग लेंगे। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सदन में काला बैग लेकर पहुंची प्रियंका गांधी, कहा कि सरकार चर्चा नहीं चाहती, किसी बहाने वो सदन की कार्यवाही स्थगित करा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। इस प्रस्ताव में विपक्षी गठबंधन के सपा, टीएमसी और आप पार्टी शामिल।
दोनों सदनों में चल रहे हंगामे के चलते आज राज्यसभा में सभापति ने बैठक बुलाई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर सदन में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा करेंगे। जॉर्ज सोरोस मामले पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला तेज। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। सोरोस का भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट करने का प्लान है। सोरोस और कांग्रेस के रिश्ते सबको है मालूम। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल का एक वीडियो जारी किया। इस दौरान हमलावर भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ने शाही जिंदगी जीने के लिए सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया। विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व में बड़ी रार छिड़ गई है। राजद प्रमुख लालू यादव ने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को दिया जाना चाहिए गठबंधन का नेतृत्व। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के मुस्लिमों को ओबीसी घोषित करने के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। मयाजीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। करीब 1 महीने बाद आज जस्टिस खन्ना मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पहली बार इस मामले की सुनवाई होगी। चलिए सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। सुपरफास्ट 100 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से गठबंधन में रार छिड़ गई है, इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी। विपक्षी गठबंधन के रार पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे विपक्षी गठबंधन के रार पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष है। उन्होंने कटाक्ष किया है विपक्षी गठबंधन पर। विपक्षी गठबंधन पर उनका जो बयान है वो सामने आए। इंडी गठबंधन के सारे नेता ये कहने की बजाय ममता बनर्जी को नेतृत्वकर्ता मानते हैं। ये कोई किसी को नेता नहीं मानता, ये अपने आप को नेता मानते हैं। ये कोई गठबंधन बना ले, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो दिनेश शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, अभी विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। कान इधर से पकड़िए या उधर घुमा के पकड़िए, दोनों बात एक ही है। उनका विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अच्छा मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे, ये किसी को कोई नेता नहीं मानता। ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। ये एक दूसरे से इनकी ना तो नीतियां मिलती हैं, ना ही इनके दलों के हित आपस में मिलते हैं, बल्कि टकराते हैं। इसलिए ये कोई गठबंधन बना ले, इन गठबंधन का औचित्य अब भारत की राजनीति में नहीं है। ये मोदी जी का युग है जिसमें सुशासन चलेगा, जिसमें जनता के प्रति विश्वास और विकास कार्य चलेंगे। मैं समझता हूँ ये औचित्य। तो विपक्षी गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। और एक बड़ी जानकारी फतेहपुर से, जहां 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद ढाई जा रही है। ये बड़ी जानकारी प्रशासन ने अतिक्रमण की जद में आई नूरी जामा मस्जिद का हिस्सा हटाया। नूरी जामा मस्जिद को 24 सितंबर 2024 को आपको जानकारी दे दें कि अतिक्रमण मस्जिद कमेटी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय। और यूपी के फतेहपुर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपके सामने हैं। लालौली कस्बे के 200 लोगों को हाउस अरेस्ट, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर से अतिक्रमण को लेकर ये जानकारी 180 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है और यहां पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। 180 साल पुरानी ये मस्जिद है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। नूरी जामा मस्जिद को 24 सितंबर 2024 को लेकर, तो जहां 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद ढाई जा रही है, 5 बुलडोजर मस्जिद को तोड़ रहे हैं। डीएसपी समेत कई थानों की फोर्स भी वहां पर मौजूद है। विपक्षी और 180 साल पुरानी दरअसल ये मस्जिद है और लोगों की मौजूदगी भी वहां पर नजर आ रही है और यहां पर सुरक्षा के भी जो इंतजाम है
नजर आ रहे। तो 180 साल पुरानी ये मस्जिद है। 5 कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर हैं वो लगाए गए हैं कार्रवाई को लेकर, और उसको लेकर ये तस्वीरें प्रशासन ने अतिक्रमण की जद में आई नूरी जामा मस्जिद का ये हिस्सा हटाया है। अतिक्रमण को लेकर ये जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 180 साल पुरानी मस्जिद पर ये बुलडोजर चल रहा है। तो चलिए सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में वाराणसी ज्ञानोत्री परिसर से वजूखाने का एसआई से सर्वे कराए जाने की मांग पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बदायूं नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में सुनवाई टली। अधिवक्ता के देहांत के चलते नहीं हो पाई सुनवाई। आज इंतजामिया कमेटी को न्यायालय में अपना पक्ष रखना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। साथ ही रक्षा मंत्री सैन्य सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में हिस्सा भी लेंगे। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस संग अन्य मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिंदुओं पर हो रहे हमले और कृष्णदास की गिरफ्तारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीपीआई के सांसद जॉन ब्रिटास की ओर से पूछे गए सवाल पर मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। कहा कि देश भर में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टी वक्फ की, 994 पर है अवैध कब्जा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास आज अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद लेंगे विदाई। इसी के साथ नए गवर्नर संजय मल्होत्रा संभालेंगे अपना कार्यभार। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली संग कई अन्य यूरोपीय देशों ने सीरियाई शरण को नकारा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जल्द ही शरणार्थियों को सीरिया वापस भेजने का फैसला लिया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया स्थित गोलन हाइट्स पर चिरकाल तक इजरायल का रहेगा कब्जा। साथ ही उन्होंने हमास के सफाई के लक्ष्य को फिर से दोहराया है। वहीं कर्नाटक की पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि देश की प्रगति में उनका अहम योगदान रहा है। वे एक प्रखर पाठक और विचारक थे। दिल्ली सहित उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई है। तापमान में भी भारी गिरावट होगी। चलिए देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। संभल हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। पुलिस ने संभल में सपा सांसद बर्क के मोहल्ले दीपा सराय में 3 घंटे तक 13 घरों में दबिश दी। तमंचे, कारतूस और स्मैक बरामद हुआ। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। रंगोली 55,000 वर्ग फुट की है और इसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। रंगोली बनाने में 50,000 महिलाएं कर रही हैं प्रतिभाग। पीएम मोदी के दौरे के पहले गंगा और यमुना नदी के 7 घाटों का कायाकल्प कार्य तेजी से किया जा रहा है। योगी सरकार ने कुंभ नगरी प्रयागराज के प्राचीन घाटों का पुनरुद्धार किया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रयागराज मेयर की अगुवाई में महाकुंभ क्षेत्र मनकामेश्वर मंदिर चौराहे से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही स्वच्छता की शपथ आमजन को भी दिलाई। नोएडा में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान डीजीसीए की हरी झंडी मिलने के बाद इंडिगो कंपनी के विमान ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की। लेकिन इस हवाई अड्डे से यात्रियों को उड़ान भरने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट करके एक महिला से 46 लाख की ठगी के मामले में कन्नौज जिले में एक मदरसा चलाने वाले शख्स और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के बाद नियमों के आधार पर की जाएगी कार्यवाही।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में नाकाबंदी की योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि कोई सनसनीखेज वारदात होने पर तत्काल जिला, रेंज और जोन की सीमाओं को सील करके गहनता से चेकिंग की जा सके। कोर्ट में मुकदमा अपराध संख्या 78 2015 के तहत सपा के सुल्तानपुर से सांसद रामा भुआल निषाद को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मेरठ में मीडिया के प्रबंधन दल ने सोमवार को 3 अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी। साथ ही बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े द्वारा दारा सिंह प्रजापति की ओर से किला रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए जा रहे फ्लैट भी जमींदोज कर दिए गए। वित्त मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप की मौजूदगी में शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंधे 939 जोड़े। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचार ने फतेहपुर में एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग एवं रेशम विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगरा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि किसानों की दुगनी आय केवल खेती से नहीं बल्कि पशुपालन से भी होगी। प्रयागराज से 8 नए शहरों के लिए भी विमान का टिकट बुक करा सकते हैं। इसमें कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, जयपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ व देहरादून ये उड़ानें शामिल हैं। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने जवाबी हल्फनामा दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सरकार ने 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को गिराने के आदेश दिए। आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मुरादाबाद की मजूला थाना पुलिस ने महंगी कारें चुराने वाले वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। गाड़ियों के लॉक कंप्यूटर की मदद से खोलकर करते थे चोरी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 2 गौशालाओं में गोवंशों के गोबर से फ्यूल बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस योजना के तहत जलपुरा और पोवारी गौशाला में बायो सीएनजी प्लांट लगेगा। संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ के लिए प्रयागराज हो रहा है तैयार। महाकुंभ में 20,000 से ज्यादा बटुकों की एंट्री होगी। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में देश भर से साधु संत धर्म और अध्यात्म में रहेंगे लीन। पीएम मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का पानीपत से शुभारंभ किया। प्रदेश की महिलाओं में इस योजना को लेकर दिखा उत्साह। सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। अगले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। वहीं तराई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। चलिए सुपरफास्ट 100 में रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में उड़ान योजना के तहत शुरू की जाएंगी फ्लाइट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन शहरों में शुरू की जाएगी हवाई सेवा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है। दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें 2 तरह के कार्यक्रम आरंभ हुए, जिसमें जनहितैषी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा आयोजन हर घर जनसंपर्क कार्यक्रम का होगा, जो 26 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री मॉनिट वाली A+ और A की रुकी हुई 1,500 से अधिक फाइलों को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 11, 12, 13 दिसंबर तक बुलाई गई अहम बैठक।
वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार आज 5 मंजिला नया कलेक्ट्रेट ऑफिस का शुभारंभ करेंगे। ये बहुमंजिला दफ्तर 2.5 सालों में बनकर तैयार हुआ है। इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े 8 स्तंभों को संरक्षित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट जिले में सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। इसी के साथ सरुपथर में एक ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी मिली है। डिप्टी सीएम को निशाना बनाते हुए एक व्यक्ति ने अपमानजनक टेक्स्ट संदेश भी भेजे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कर्टेन रेजर एवं प्रोग्राम गाइड का विमोचन किया, जिसमें आयुष विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। सीएम ने बैठक में खेलों को लेकर सभी तैयारी वक्त पर पूरी करने के निर्देश दिए। हरियाणा में 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। इसराना से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। झारखंड विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने विधानसभा के 80 निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झामुमो गठबंधन ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर के लिए रविंद्र नाथ महतो का नाम प्रस्तावित किया है। वे पिछली विधानसभा में भी स्पीकर थे। स्पीकर पद के नाम पर आज चर्चा हो। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम भगवंत मान ने स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को लागू किया। इसके साथ ही पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब में सरकार की तरफ से अब एआई सर्वे के बाद ही सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार की तरफ से 3 विभागों से इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसका लक्ष्य राज्य का पैसा बचाना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी 18 दिसंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर जन आक्रोश आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल बदलने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया। विभाग ने इस पर सभी स्टेक होल्डर से लिखित में 15 दिन के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं। नालंदा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कंपोस्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 565 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुंबई के कुल्ला में हुआ भीषण सड़क हादसा। कुल्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में यह हादसा हुआ। हादसे में अब तक 4 की मौत हो चुकी है। 23 घायलों का इलाज चल रहा है। बस कुल्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। पंजाब अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सुखबीर बादल पर हुए हमले की जांच डीजीपी रैंक के अधिकारी को दिए जाने की मांग की। डीजीपी पंजाब गौरव यादव को 13 पन्नों का पत्र लिखा। वहीं सीबीआई ने भुवनेश्वर में 12 घंटे की नॉन स्टॉप छापेमारी की। ब्रिज एंड रूफ कंपनी के निदेशक संतोष महाराणा और एक ठेकेदार और बिचौलिए देवदत्त महापात्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों लोगों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ मौसम ने करवट ली है। इससे पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।